लोकोक्ति शब्द की रचना लोक तथा उक्ति दो शब्दों के मेल से हुई है। लोकोक्ति शब्द की रचना किससे हुई है? लोक तथा उक्ति, या लोक प्लस उक्ति भी कह सकते हैं हम। लोक प्लस उक्ति दो शब्दों के मेल से हुई है। लोक मतलब संसार में, उक्ति मतलब कही जाने वाली, लोक संसार में या लोगों द्वारा कही जाने वाली कोई पंक्तियां या बात, उसको क्या कहते हैं? लोकोक्ति। जिसका अर्थ क्या है आगे दे रखा है, लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। लोक यानी संसार में प्रचलित कोई उक्ति, उक्ति मतलब कोई पंक्ति या कथन, कहावत जैसे हो जाती है ना, वो क्या होती है? लोकोक्ति। संसार में प्रचलित कोई उक्ति या कथन। लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं लोग। अभी मैं बता रही थी ना आपको कि कोई उक्ति या कहावत आदि हो जाती है, वे नीचे यहाँ पर दे भी रखा है कि लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं। ये ऐसे कथन होते हैं जिनके स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। कैसे कथन होते हैं ये? कि जिनके स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, ये ऐसे कथन होते हैं। तथा ये व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होते। और ये जो लोकोक्ति वगैरह है, उक्ति वगैरह है, ये व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होती हैं। लोकोक्ति क्या होती है? अपने में पूर्ण तथा संक्षिप्त होती है। पूरी होती है, संक्षिप्त होती है, वैसे छोटी होती है, छोटी में ही पूरा अर्थ स्पष्ट कर देती है तथा जीवन के अनुभव पर आधारित होती है। चुटीलापन एवं सजीवता लोकोक्ति की प्रमुख विशेषताएं हैं। लोकोक्ति की क्या विशेषताएं हैं? चुटीलापन एवं सजीवता, ये लोकोक्ति की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। लोकोक्ति अपने में संक्षिप्त तथा सारगर्भित रचना होती है, छोटी होती है और उसमें अर्थ समाहित होता है। तो कुछ नीचे देखिए लोकोक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है वाक्यों के अंदर भी, और लोकोक्तियां कैसे यहाँ पर बताई गई है। फर्स्ट है लोकोक्ति, अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ, ये है लोकोक्ति। अब इसका क्या अर्थ है? स्वयं किया गया कार्य ही उत्तम होता है। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या अर्थ है? अपना कार्य स्वयं किया जाए वही उत्तम होता है या अपने हाथ से किया गया कार्य ही सही रहता है। वाक्य में प्रयोग देखिए। अब जिस प्रकार से मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते थे ना हम, ऐसे ही लोकोक्ति का भी वाक्य में प्रयोग करेंगे, न कि अर्थ का। तो वाक्य देखिए, रामचंद्र हलवाई के यहाँ 10 कारीगर काम करते हैं, लेकिन सारी मिठाइयां वे खुद बनाते हैं। रामचंद्र हलवाई है, उसके यहाँ कितने कारीगर हैं? कोई 10 कारीगर होंगे। यहाँ पर बहुत सारे 10 कारीगर हैं यहाँ पर, लेकिन मिठाई कौन बनाता? सारी मिठाई तो सारी रामचंद्र हलवाई ही बनाता है। क्यों? क्योंकि वे हमेशा यही कहते हैं, जब अपना हाथ जगन्नाथ तो दूसरों के कार्य से कार्य कराने की जरूरत ही क्या है। यानी वो अपने हाथ से किए गए कार्य को ही उत्तम मानते हैं। तो वाक्य में प्रयोग आ गया ना ये, अपना हाथ जगन्नाथ। वे हमेशा यही कहते हैं कि जब अपना हाथ जगन्नाथ तो दूसरों से कार्य कराने की क्या आवश्यकता है। सेकंड है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने इलाके में तो निर्बल भी बलवान होता है। जो कमजोर व्यक्ति होता है वह भी अपने इलाके में ताकतवर बन जाता है, क्योंकि उसको ये होता है जो उसके आसपास हैं, पड़ोसी हैं, वो उसके साथ झगड़ा होने लगा तो उसकी तरफदारी के लिए उसके अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु जो आसपास के हैं वो साथ में खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी वहां पर उसको दूसरे का
साथ दिखाई देता है कि दूसरा उसके साथ खड़ा है, उसकी हेल्प करेगा, तभी उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है। तो वाक्य देखिए, सुरेंद्र का झगड़ा मुकेश से हो गया। एक दिन सुरेंद्र मुकेश के मोहल्ले में अकेला चला गया। सुरेंद्र का झगड़ा किससे हो गया? मुकेश से हो गया। और सुरेंद्र कहाँ चला गया? मुकेश के मोहल्ले में। वहां मुकेश और उसके साथियों ने उसे अकेला देखकर घेर लिया। मुकेश के मोहल्ले में गया तो मुकेश के मोहल्ले में तो मुकेश के अड़ोसी पड़ोसी यारी दोस्ती वाले बहुत सारे थे। तो वहां उसने उस अकेले को देखकर घेर लिया। तब सुरेंद्र बोला कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अगर हिम्मत है तो ऐसी जगह चल जहां हम दोनों का जानने वाला कोई न हो। तो सुरेंद्र ने क्या जवाब दिया कि तू यहाँ अपनी गली में आने पर तू अपने दोस्तों को लेकर के मुझे ऐसे घेर रहा है, मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, मारपीट करने की कोशिश कर रहा है। यदि तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो कहीं ऐसी जगह चल जहां न कोई तुझे जानता हो और न कोई मुझे जानता हो। क्यों? क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। वहां उसकी गली थी, इस करके वह अपनी ताकत दिखा रहा था, शेखी दिखा रहा था। नेक्स्ट, आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो दूसरे भी व्यवहार अच्छा करेंगे। आप भले यानी हम अच्छे हैं तो दूसरा भी हमारे साथ अच्छा होगा। यदि हम बुरे हैं तो दूसरा भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए जिससे दूसरा भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, सब लोग मेरे साथ इसलिए अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि मैं सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। ध्यान रखिए, आप भले तो जग भला। क्या है कि सब लोग मेरे साथ किस लिए अच्छा व्यवहार करते हैं? क्योंकि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। तो इसीलिए सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भले तो जग भला। यदि हम अच्छे हैं तो संसार अच्छा है, हम बुरे हैं तो संसार भी बुरा है। ठीक है? अब आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कोई आराम से गली में जा रहा है, सड़क पर जा रहा, आप चलते चलते उसे गालियां देने लग जाओगे, एकदम से उसको मारने लग जाओगे, तो वो क्या करेगा? वो भी तो आपको गाली देगा, मारेगा, बदले में वो भी कुछ ना कुछ तो करेगा। यदि आप जा रहे हो और किसी को बोलोगे राम राम जी, आगे से वो क्या कहेगा? वो भी राम राम ही कहेगा। ऐसा नहीं होगा आप उसको राम राम करोगे तो आपको मारने लगेगा या गाली देगा, नहीं। तो ये उदाहरण, ये लोकोक्ति उचित है कि आप भले तो जग भला। नेक्स्ट है ऊ से शुरू होने वाला, ये अ और आ से शुरू होने वाली उक्तियां थी, अब ये है ऊ से शुरू होने वाली उक्ति। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट कितना बड़ा होता है? ऊंट बहुत बड़ा होता है। और जीरा, जो सब्जी में हम तड़का लगाते हैं, जीरा क्या होता है? वो थोड़ा सा होता, छोटा होता है। तो इसका अर्थ है आवश्यकता अधिक होना तथा प्राप्ति कम होना। आवश्यकता अधिक होना और प्राप्ति कम होना। जरूरत तो ज्यादा की है और उसको दिया जाए कम। तो वाक्य में देखिए, फिर समझ आएगा आपको। सुमन की खुराक बहुत अच्छी है। सुमन या मोहन की खुराक बहुत अच्छी है, किसी का भी नाम लगा लो। खुराक अच्छी है मतलब अच्छा खाना खा लेता है। खुराक खाने में कुछ भी आ जाता है, खाने में रोटी सब्जी फ्रूट दूध दही कुछ भी लगा लो, उसको खुराक में ही गिना जाता है कि खुराक बहुत अच्छी है। अगर आपने उसे एक प्लेट चावल ही दिया तो यह उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। खुराक बहुत अच्छी है, अच्छा खाती है, पेट भर के खाती है सुमन। यदि आप उसे थोड़ा सा ही खाना दोगे, एक प्लेट ही दोगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरे के समान। क्योंकि ऊंट की खुराक ज्यादा होगी, ऊंट बहुत बड़ा है और थोड़ा सा उसको जीरा खाने के लिए दिया जाए तो कौन सा उसका पेट भर जाएगा। इसी प्रकार से किसी के बारे में भी है कि मोहन
4 रोटी खाता है और उसे 1 रोटी दी जाती है, तो क्या हो जाता है उसके लिए? ऊँट के मुँह में जीरे के समान। अब आप भी मान लो 4 रोटी खाते हो, 3 रोटी खाते हो और आपको आधी रोटी खाने के लिए दी जाए, तो क्या होगा? आपके लिए ऊँट के मुँह में जीरे के समान। मैं साथ-साथ उदाहरण इसलिए दे रही हूँ आपको कि आपको समझ आ जाए। चलिए नेक्स्ट है, एक अकेला, 2 11। एक अकेला, 2 11। संगठन में शक्ति होती है। एक तो अकेला ही होता है और 2 होते हैं वो 11 के समान हो जाते हैं। एक कोई भी व्यक्ति होता है वह तो अकेला ही होता है और 2 मिल जाते हैं तो वो 11 के समान हो जाते हैं। ए से शुरू होने वाली लोकोक्ति है ये, एक अकेला, 2 11। अब वाक्य में प्रयोग देखिए, अध्यापक ने सुमन और किरीट को समझाते हुए कहा, तुम दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का साथ होने पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक अकेला, 2 11 होते हैं। अध्यापक ने सुमन और किरीट को समझाते हुए क्या कहा था कि तुम दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे, साथ रहोगे, तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। हमेशा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति तो अकेला ही होता है और 2 व्यक्ति 11 के समान होते हैं, यानी 2 में बहुत ताकत हो जाती है। एक दूसरे को देख करके जोश आ जाता है, शक्ति आ जाती है। और अकेला व्यक्ति जो होता है लड़ाई में, तो अकेला तो वैसे ही हिम्मत तोड़ के रह जाता है। जो शक्ति होती है उसकी वह भी डाउन हो जाती है। एक इसीलिए यह उक्ति कही गई है, एक अकेला, 2 11 है। नेक्स्ट है, एक पंथ, 2 काज। एक पंथ, 2 काज का अर्थ है एक काम करने से दोहरा लाभ उठाना। काम तो एक करें लेकिन उसके लाभ डबल हो जाए, उसे कहते हैं एक पंथ, 2 काज। वाक्य के द्वारा समझ आएगा। देखिए, अदन के बड़े भाई अपने चाचा जी से मिलने दिल्ली गए थे। वहां पहुंचकर पता चला कि दिल्ली के जिस कॉलेज में उन्होंने आवेदन किया था उसका साक्षात्कार भी आ गया है। उन्होंने साक्षात्कार दिया और उनको नौकरी भी मिल गई। उनके साथ तो एक पंथ 2 काज वाली कहावत चरितार्थ हो गई। यानी कोई व्यक्ति था, अपने अपने चाचा के पास मिलने के लिए दिल्ली चले गए और वहां जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्होंने दिल्ली के जिस कॉलेज में आवेदन किया था, यानी कॉलेज में नौकरी के लिए आवेदन किया था, फॉर्म भर रखा था, तो पता लगा कि वहां पर इंटरव्यू है। तो गए गवाए उन्होंने वहां पर इंटरव्यू भी दे दिया और उसे क्या हो गया, नौकरी मिल गई। तो यह कहावत उनके लिए सही साबित हुई। सही साबित यानी चरितार्थ हो गई। साबित और चरितार्थ का अर्थ एक ही है कि एक पंथ, 2 काज। सही साबित हुई ना उनके लिए, एक पंथ 2 काज, यानी एक काम करने से दोहरा लाभ उनको मिल गया। आगे देखिए, क से शुरू होने वाली उक्ति, लोकोक्ति, कोड़ी न हो पास तो मेला लगे उदास। कोड़ी न हो पास तो मेला लगे उदास। इसका अर्थ देखिए, धन न हो तो जीवन बेकार लगता है। धन न हो तो जीवन बेकार लगता है। अब जैसे ये दे रखा ना, कोड़ी न हो पास, कोड़ी का अर्थ है पैसा। जब पैसा पास न हो तो मेला लगे उदास, यानी आप फिर मेले में जाओगे तो मेला आपको उदास ही लगेगा, मतलब आप उदास ही रहोगे वहां। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा तो है नहीं, आप खरीदोगे क्या? तो इसीलिए आपको मेला मेले में आप उदास होगे, मेला आपको उदास लगेगा कि मैं क्या करूं, पैसा तो है नहीं। तो मेला भी कब अच्छा लगता है, जब पास में पैसा हो, ये खरीद ले वो खरीद ले। मेले में क्या होता है, खरीदारी का होता है, या कोई झूले वगैरह होते हैं वो भी पैसों से होते हैं, सब कुछ होता है।
जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो मेले में किस लिए जाया जाएगा। अब वो वाक्य में प्रयोग के द्वारा वो समझ आएगा आपको। देखिए, जब से भाई साहब को व्यापार में घाटा हुआ है, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। उनका अब किसी भी काम में मन नहीं लगता। किसी ने सच ही कहा है, जब कौड़ी न हो पास तो मेला लगे उदास। अब किसी व्यक्ति के व्यापार में घाटा हो गया और इतना घाटा हो गया कि खाने के भी लाले पड़ गए, कि खाना भी उनको सही से पेट भर नहीं मिल पा रहा था। तो फिर उसके बाद उनका किसी काम में भी मन नहीं लगा। किसी काम में भी मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पैसा तो जेब में है नहीं, किस काम में मन लगेगा। तो इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि जब कौड़ी न हो पास तो मेला लगे उदास। जो मैंने बताया था अभी, इसका अर्थ कौड़ी न हो पास तो मेला लगे उदास का अर्थ, तो वो सच साबित होता है। आगे देखिए नेक्स्ट। खग ही जाने खग की भाषा। खग मतलब पक्षी। पक्षी ही पक्षी की भाषा जानता है। हम दो पक्षी आपस में अपनी भाषा में बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं, तो वे ही अपनी भाषा को एक दूसरे समझ सकते हैं। हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते। चिड़ियों को भी देखा होगा आपने चहचहाते हुए, कौवों को भी देखा होगा, कबूतरों को भी देखा होगा। तो वो बोलते हैं जैसे, तो हमें कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। तो अपनी भाषा वे खुद ही आपस में ही समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ है, साथी की बात दूसरा साथी ही समझता है। एक साथी की बात कौन समझता है? दूसरा, उसका साथी ही। जब भी मैं परेशान होती हूँ, मेरी शक्ल देखकर ही मेरी सहेली मेरे मन की बात समझ जाती है। जब मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली, तो वह खग ही जाने खग की भाषा कहकर हंस देती है। कोई कह रही है लड़की कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मेरी शक्ल देखकर मेरी सहेली मेरे मन की बात को समझ जाती है। और जब मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ, जो भी है, मैं परेशान हूँ, तो वह यही कहावत कह करके हंस देती है कि खग की भाषा खग ही जाने। नेक्स्ट है ग से शुरू होने वाला। गरीब की जोरू सबकी भाभी, यानी गरीब की पत्नी सबकी भाभी। गरीब व्यक्ति जो होता है, चाहे बड़ा भी हो उम्र में, फिर भी कोई उसको दादी नहीं कहेगा, भाभी कहेंगे। और जो अमीर होगा उसकी पत्नी को सभी दादी कहेंगे, उनको इज्जत देंगे, यानी कि गरीब को इज्जत नहीं देते। कमजोर व्यक्ति पर सब लोग अधिकार जमाते हैं। जो कमजोर व्यक्ति होता है उस पर सभी लोग अधिकार जमाने लग जाते हैं। वाक्य देखिए। मेरे दोस्तों में रामदीन ही सबसे अधिक गरीब है। मेरे अन्य दोस्त हर काम के लिए उसी को दौड़ाते हैं और उस पर हुक्म चलाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है। अब वाक्य क्या है? कई दोस्त हैं, एक जगह इकट्ठा काम करते हैं या वैसे बैठे होते हैं, तो जो गरीब है ना, बाकी मित्र उस गरीब को ही काम के लिए दौड़ाएंगे, जा ये करके आ, ये लेके आ, वो दे के आ, बाकी नहीं जाएंगे, क्योंकि बाकी तो अमीर है, वही गरीब है। तो उसी के लिए उसी को काम के लिए बोलते हैं, उसी के चक्कर कटवाते हैं, उसी पर सभी अपना हुक्म चलाते हैं। तो किसी ने सही कहा है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है, यानी कमजोर व्यक्ति पर सभी लोग अधिकार जमाते हैं। अब नेक्स्ट है च से शुरू होने वाली उक्ति। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ है गलती करने वाला स्वयं डरता है। जो कोई गलती करता है तो गलती करके वह स्वयं ही डर जाता है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं।
कभी मेरा पता ना लग जाए कि मैंने गलती की है। तो वाक्य देखिए, वाक्य में पता चल जाएगा उदाहरण के द्वारा कि क्या अर्थ होता है इसका। शर्मा जी के घर चोरी हुई तो पुलिस ने मोहल्ले के 5-6 लड़कों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया। जब थानेदार ने उनसे पूछा कि बताओ माल कहाँ छुपाया है, तो करीम बोला कि उसने चोरी नहीं की है। करीम की इस बात से ही पुलिस समझ गई कि चोरी करीम ने ही की है। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। किसी के घर चोरी हो गई और चोरी होने के बाद पुलिस आई, तो पुलिस ने गली के 5-6 लड़कों को इकट्ठा किया और पूछताछ करनी शुरू कर दी। थानेदार ने उनसे कहा गुस्से में कि तुम बताओ तुमने माल को कहाँ छुपाया है। तो एकदम से करीम कहने लगा कि मैंने चोरी नहीं की। तो पुलिस को उसके इस प्रकार बोलते ही शक हो गया कि हाँ, चोरी किसने की है? करीम ने ही की है। तो इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी चोर जो होता है वो कोई ना कोई हरकत कर देता है जिससे पकड़ में आ जाता है। नेक्स्ट है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जाके राखो साइयां मार सके न कोई, ये कहावत भी आपने सुनी होगी। इसका अर्थ है जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका अहित कोई भी नहीं कर सकता। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका अहित यानी बुरा कोई भी नहीं कर सकता। यानी जिसकी रक्षा करने वाले भगवान होते हैं, दूसरा कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाढ़ में 2 बच्चे बह गए। सब लोगों ने समझ लिया कि वे मर चुके होंगे, लेकिन क्या हुआ, पानी के थपेड़े से दोनों किनारे पर आ गए और बच गए। किसी ने सच ही कहा है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। बाढ़ आ गई, बाढ़ में 2 बच्चे पानी में बह गए। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए। वे बाढ़ में पानी में आगे बहते चले गए। लोगों ने समझ लिया कि ये अब मर गए होंगे, मर चुके होंगे अब तो वो। लेकिन क्या हुआ, बाढ़ का जैसे पानी था, लहरें आई, लहरों के द्वारा उन दोनों बच्चों को किनारे पर लहरों ने उन दोनों बच्चों को किनारे पर लाकर छोड़ दिया और वे दोनों बच गए, यानी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो इसीलिए कहा गया है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जिसको भगवान रखना चाहते हैं, जिसकी भगवान रक्षा करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी कोई भी उसे नहीं मार सकता। जब तक भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, आज बेटा आपकी 1 से लेकर 11 तक जो है ये लोकोक्तियां हुई हैं। तो आपको ये 11 तक लोकोक्तियां अच्छी तरह से लर्न करनी है और बार बार इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी भी लोकोक्तियां हैं इनकी आपको लर्न करके लिख कर देखने की प्रैक्टिस करनी है, या बार बार आपके कोई बहन भाई हैं उनको सुनाने की प्रैक्टिस सुनाने हैं और इनके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। हेलो हाँ जी कमलेश मैम।